हेलो स्टूडेंट्स। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था क्रिएटिव पर्सनालिटी के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में कि क्रिएटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी का मीनिंग। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था आपको क्रिएटिविटी का मीनिंग बताया था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बताया था कि एक व्यक्ति में क्रिएटिविटी, अगर कोई व्यक्ति क्रिएटिव है और कुछ वो क्रिएटिविटी वर्क कर रहा है, क्रिएटिव वर्क, तो वो कैसे उसकी प्रोसेस होती है। इट मीन्स मैंने कल क्रिएटिविटी का प्रोसेस भी बताया था आपको। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक क्रिएटिव पर्सनालिटी में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी मेरिट्स होते हैं, जिससे ये पहचाना जा सकता है कि वो व्यक्ति या वो जो स्टूडेंट है, वो इंडिविजुअल क्रिएटिव पर्सनालिटी है या नहीं है। क्योंकि जब हम पहचान करेंगे क्रिएटिविटी की, तो इसी आधार पर फिर हम ये पता उसको उस स्टूडेंट की हम शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें है आपका पहला, ये देखिए ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव पर्सनालिटी। ठीक है, तो सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं, ये आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सनालिटी, ये आपके हर पेपर में आया है CC1 में। ठीक, लर्निंग एंड टीचिंग में किसी न किसी तरह से क्रिएटिविटी को इस पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो फर्स्ट है आपका कि आप कैसे पहचानोगे कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट या वो पर्सन क्रिएटिव है या नहीं। फर्स्ट इज क्रिएटिव पर्सन बिकम क्यूरियस। सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। जो सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषता होती है, वो पहली विशेषता ये है कि वो जिज्ञासु होता है। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता है कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। वो हर चीज के बारे में सवाल करता है। ठीक है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो हर चीज के बारे में सवाल करता है। वो व्यक्ति, वो जो व्यवस्था चल रही होती उससे संतुष्ट नहीं होता है। वो चीजें अस्तित्व में हैं, ये ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं या ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये सारी चीजें जानना चाहता है। ठीक, इसके बाद आता है सेकंड है आपका क्रिएटिव पर्सन लाइक चैलेंजेस। अब क्या होता है कि क्रिएटिव पर्सन जो होते हैं वो चैलेंजेस बहुत पसंद करते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट है क्रिएटिव पर्सन लाइक चैलेंजेस। अब जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस को पसंद करते हैं, वो चुनौतियों को पसंद करते हैं। वो ये नहीं डरते हैं कि जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, उसमें क्या कठिनाइयां आएंगी। उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और उसमें ही कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका क्रिएटिव पर्सन डू नॉट एफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट। सृजनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से भयभीत नहीं होता है। अब इसमें यह बताया गया है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति है वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने से घबराता नहीं है। पहला ये था कि इससे पहले का पॉइंट था वो चुनौती पसंद करता है, इट मीन्स वो चैलेंजेस पसंद करता है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि वो क्या करता है, वो प्रयोगों से भयभीत नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो होता है वो सृजनात्मक व्यक्ति उन नकारात्मक परिणामों से भयभीत नहीं होते हैं। ठीक है, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट्स क्या आएंगे, अगर मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए तो लोग मेरी बुराई करेंगे। इस तरह से वो चैलेंजेस से क्या होते हैं, घबराते नहीं हैं। वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं परिस्थितियों के साथ, चीजों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, चैलेंजेस के साथ। ठीक है, फोर्थ है आपका पॉइंट क्रिएटिव पर्सन बिकेम हाई मेंटल लेवल। सृजनात्मक व्यक्ति उच्च मानसिक स्तर के होते हैं। अब जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उच्च मानसिक स्तर के होते हैं। जो उनका IQ लेवल होता है वो बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, वह किसी सामान्य व्यवस्था जो चल रही होती है उसको स्वीकार करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो नए नए और उसको और अच्छा करने से उन सामान्य परिस्थितियों के सर्वोत्तम स्वरूप को ही विकसित करना चाहते हैं और उन परिस्थितियों को ज्यादा उपयोगी बनाने में विश्वास रखते हैं। उच्च मानसिक स्तर के होते हैं।
आईक्यू लेवल हाई होता है, क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो परिस्थितियां उनके सामने आ रही हैं उनसे घबराते नहीं हैं। वो अपनी आईक्यू लेवल का, अपनी बुद्धि लब्धि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं परिस्थितियों को समझने में, उनका सोल्यूशन निकालने में। ठीक है। द नेक्स्ट इज बिलीव इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएशन। आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजन में विश्वास। अब आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है ये समझिए पहले। आलोचनात्मक चिंतन ये होता है कि हम किसी भी चीज को, आलोचनात्मक चिंतन ये होता है कि हम किसी चीज का जो एनालिसिस कर रहे हैं, हम उसका गुण भी देख रहे हैं और अवगुण भी देख रहे हैं, तो चीजों को एनालिसिस करते हैं चीजों का। ठीक है। तो गुण भी देखते हैं, अवगुण देखते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि वो चीजें हमारे लिए कितनी यूजफुल है। अगर वो चीज यूजफुल होती है तो उसको वो आगे करते हैं कंटिन्यू, अदरवाइज वो उसमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं करते हैं। मतलब ये परिस्थितियों को हमेशा तुलनात्मक व्यवस्था करते हैं, उनका गुण भी देखते हैं और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, लाभ हानि सब पहलू से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एबिलिटी ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता। अब विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता क्या होती है? देखिए, विश्लेषण ये होता है कि किसी चीज का एनालिसिस करना, मतलब क्या कि कोई भी परिस्थिति आई उसको हर तरीके से, उसकी छोटी से छोटी, उसको हर रूप में देखना, हर तरीके से देखना, वो होता है हमारा विश्लेषण। मतलब किसी भी समस्या का समाधान के कितने पहलू हो सकते हैं उसकी एक एक बारीकी को देखना। विश्लेषण करने का मतलब होता है किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी परिस्थिति की एक एक बारीकी पर नजर रखना, वो होता है विश्लेषण। और संश्लेषण क्या होता है? समराइज करना, मतलब बिखरी हुई चीजों को असेंबल करना। तो उसमें क्या होता है कि जो संश्लेषण होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो जो परिस्थितियां होती हैं उनको एक करके देखता है, बहुत सारी चीजों को पहले अलग अलग करके देखता है, फिर इनको समराइज करके देखता है कि क्या ऐसा हो सकता है। संश्लेषण करना मतलब उन चीजों को इकट्ठा करके देखना। तो इसका मतलब ये है कि वो पहले चीजों को एक एक बारीकी पर नजर करता है, मतलब विश्लेषण। और संश्लेषण मतलब उन बारीकियों को फिर सम्मिलित रूप से भी देखता है और फिर ये निष्कर्ष निकालता है कि वाकई में समस्या का क्या समाधान होता है, क्या समाधान हो सकता है, और हम चीजों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फिर उनका ज्यादा से ज्यादा हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है द लास्ट इज सिचुएशन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। मस्तिष्क उद्दीलन की स्थिति। मस्तिष्क उद्दीलन क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब ये होता है कि बहुत सारे आइडियाज का आना। ठीक है। जो भी कोई इनको जो जहां भी इनको क्रिएटिविटी करने का कोई मौका मिलता है तो इनके मतलब एक फ्रिक्वेंटली इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं और ये हर आइडिया को बारीकी से विश्लेषण करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? सिंथेसिस भी करते हैं, क्रिटिकली उसका इवैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आइडियाज का आना। ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो विशेषता है हमारी क्रिएटिव पर्सनालिटी की, वो है टेंडेंसी ऑफ रिसर्च। ठीक है। अनुसंधान की प्रवृत्ति। अनुसंधान का क्या मतलब होता है? रिसर्च करते हैं वो, मतलब नई चीजों को खोजते रहते हैं। हाँ, क्रिएटिविटी है मतलब कुछ नया बना रहे हैं। ठीक है। मतलब उसमें क्या है कि वो नई नई चीजों को खोजते रहते हैं, नए आइडियाज को खोजेंगे, नए प्रॉब्लम्स जो हैं उनके नए नए सॉल्यूशंस को खोजते हैं। वो जो पुरानी पद्धति आ रही है वो उसी को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उसमें कुछ नया करना चाहते हैं, वो और संभावनाएं तलाश करते रहते हैं हमेशा। ठीक है। और उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे इन बातों से। वो अगर हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो हमारी रिसर्चेज है, उसका जो रिजल्ट है अगर पॉजिटिव ना आके निगेटिव आया तो इनको कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे उन चीजों का। ठीक है। इसके बाद है आपका द नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर्स। ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर्स, तो इसमें क्या करते हैं? मानक तथ्यों का संकलन। मानक तथ्यों का संकलन मतलब क्या होता है? ये अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं।
स्टैंडर्ड मतलब कुछ अच्छी चीज, कुछ मानक बना लेना कि हाँ ये स्टैंडर्ड्स होंगे तभी हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हम ये काम नहीं करेंगे। कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर्स, ये अपने मानक खुद बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपने स्टैंडर्ड्स खुद बनाते हैं। जो स्टैंडर्ड्स बने हुए होते हैं वो भले ही समाज की रूढ़ियां हों, परंपराएं हों या जो भी चीजें हों, तो वो क्या करते हैं उस स्टैंडर्ड से वो हैप्पी नहीं होते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड्स खुद बनाते हैं। लाइक जैसे कोई कुरीति है समाज में या कोई गलत प्रथा चली आ रही है, तो वो उस प्रथा को वो अपने तरीके से चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, वो समाज के बनाए हुए नियमों को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। मानक तथ्यों का संकलन मतलब ये है कि वो समाज के बनाए हुए रूढ़ियां जो है, परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपनी अलग अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज साइंटिफिक व्यू, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि वो उनका साइंटिफिक व्यू होता है। साइंटिफिक व्यू मतलब वो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अनुसंधान, प्रयोग, ये सारी मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक व्यू मतलब वो नई नई रिसर्चेस करते रहते हैं। वो उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। हर चीज को वो अपने तरीके से देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, रिसर्चेस करते रहते हैं। ठीक है, ये जो हमारे 10 ये कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स कह लो या आइडेंटिफिकेशंस टिप्स कह लो, जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो इंडिविजुअल है, हम उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं कि वो क्रिएटिव है या नहीं। तो ये 10 हम इनको स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। जो जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये गुण होंगे, वो व्यक्ति उसको हम क्रिएटिव पर्सनालिटी कह सकते हैं। और जब हम उसकी स्टूडेंट की हम क्रिएटिविटी समझ जाते हैं उस व्यक्ति की, तो उसके हिसाब से हम उसकी शिक्षा की व्यवस्था भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सामान्य लोगों से ज्यादा जो है वो क्या है कि सामान्य लोगों से ज्यादा उसमें क्षमता है चीजों को समझने की, एनालिसिस करने की, कुछ नया करने की जीवन में। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो अधिकतर क्रिएटिव पर्सनालिटी के ही होते हैं। ठीक, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी जो नया सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्रिएटिव स्टूडेंट्स को पहचान कर हम उनके उसके हिसाब से हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब कुछ उनको आगे बढ़ के हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।